हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज हमारी देखिए सीटेट पेपर 2 सीडीपी की 11th क्लास है, ठीक है। इससे पहले आपकी 10 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इस सीरीज़ में आपको मैं सीडीपी पेपर 2 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको डेट वाइज करवा रही हूँ, ठीक है। तो आज हम किस डेट का देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं 9 जनवरी 2023। इस दिन आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन हुआ था। तो इस दिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपके जो भी सीडीपी पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, ठीक है। और देखिए इस सीरीज़ का मोटिव क्या है? इस सीरीज़ का मोटिव है कि आप सीडीपी पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। वो ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाएगा? तो ऐसा पॉसिबल इसलिए है, मैंने आपको कई बार कहा है, सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 के सिलेबस बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट बिल्कुल भी इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस रहता है सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस का। क्वेश्चन का लेवल पेपर 2 का जो है थोड़ा सा अप रहता है पेपर 1 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर आप टफ क्वेश्चंस को कर पाते हैं, इट मीन्स आप पेपर 1 के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी ऑथेंटिक अपडेट के लिए और क्लासेस के लिए। बाकी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी चैनल पर कंटिन्यू है, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? तो सीटेट जनवरी 2024 सीडीपी पेपर 2 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इसी प्लेलिस्ट में जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, प्लीज़ अगर देखिए क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और जो भी फ्रेंड्स आपकी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ जो है शेयर कर देना, ठीक है। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। क्योंकि आप लोग खुद समझते हैं इतना ईजी नहीं होता है वीडियो को क्रिएट करना देन अपलोड करना, उसमें काफ़ी टाइम लगता है ना। तो मैं अपना सबसे प्रीसियस जो चीज़ है वो आपको दे रही हूँ, दैट इज़ माई टाइम, ठीक है। और आई होप इतना तो आप लोग कर पाएंगे क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है। जस्ट आपको एक बटन पर प्रेस करना होता है, लाइक, है ना। क्लास अच्छी लगती है, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन भी आपके लिए फ्री है, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व दृष्टिकोण के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सोसाइटी की बात हो रही है, तो वो किससे रिलेटेड होगा? सामाजिक विकास से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतर्क्रिया यानी कि इंटरेक्शन करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, यह क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। मैं इसको आपको कई बार बता चुकी हूँ कि समाज में रहकर हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, बहुत प्रकार की चीज़ों को सीखते हैं, कौशल सीखते हैं, विचार सीखते हैं, मूल्य सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखना, मैं आपको समझा दूंगी, इंपॉर्टेंट है। मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान होती है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, ठीक है। इसके देखिए ट्रिक मैं आपको बता दे रही हूँ याद करने की। फफोई, क्या बोलते हैं इसको? फफोई, डबल FOE। यहाँ एफ से मतलब होता है आपका फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह, यहाँ पर लिखा हुआ है सोच में प्रवाह, फ्लुएंसी। दूसरा आपका एफ होता है फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। तीसरा आपका होता है ओ, ओरिजिनलिटी यानी कि आपकी मौलिकता, ठीक है। ई आपका होता है एलेबोरेशन यानी कि किसी चीज़ को डिटेल में एलेबोरेट करना, ठीक है। तो ये सारी आपकी जो पहचान होती है, ये सारी विशेषताएं जो होती हैं वो आपकी क्रिएटिविटी की होती हैं, सृजनात्मकता की होती हैं। आपको सृजनात्मकता का मतलब पता ही होगा, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया सोचना, है ना। तो यहाँ पर फ्लुएंसी का मतलब है कि कुछ प्रवाह होना यानी कि आपके जो थॉट्स वगैरह हैं, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आना, ठीक है। और आपका दूसरा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आप में जो है जो थॉट्स आपके पास हैं उनके बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। ओरिजिनलिटी यानी कि कुछ यूनिक 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 यानी कि कुछ अलग ही है आपकी सोच, है ना। कुछ यूनिक सोच है, कुछ यूनिक आइडियाज़ हैं आपके पास। एलेबोरेट करना यानी कि जो भी आइडियाज़ आपके पास हैं उनके पास आपके पास जो उनकी डिटेल्स हैं, ठीक है, डिटेल में आप उनको एलेबोरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एलेबोरेट करना, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ये सभी आपकी क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता की विशेषताएं होती हैं। अगर आपके पास भी ये चीज़ें हैं, इट मीन्स दैट यू आर क्रिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। आपसे पॉजिटिव चीज़ें पूछी जाएँ तो पॉजिटिव आंसर ढूंढने की कोशिश किया करो, आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट देख लेते हैं। आरव एक लड़का है, ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है, यानी कि वो ये टीचर से कहता है कि मुझे बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के पास बैठा दीजिए, और पढ़ते समय क्या करता है? किताब को अपनी आँख के बहुत ज़्यादा पास रख लेता है। इसका मतलब क्या है? वो ऑब्वियसली इसको देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो आरव को सजा देखिए, सजा पनिशमेंट नहीं देनी है, गलत हो गया। आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करनी है? यहाँ पर जो
डॉक्टर है उसकी सलाह लेनी है। बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेजें, बिल्कुल गलत। यहाँ पर तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। आर्थिक और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेज देना, ये आपका बिल्कुल गलत है। इससे जो है उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी कि मुझे एक अलग स्कूल में क्यों बिठा दिया ना, उसका मन भी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? यानी कि कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर ऐसे हैं जो कि आपके पूरे विकास के लिए, ठीक है, आपके डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आनुवंशिकता, हेरिडिटी, यानी कि जो आपको आपके जीन्स बोल सकते हैं, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, तो वो तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, आपके विकास में जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट जो आपका होता है वो भी होता है। एंड आपका सामाजिक परिवेश, जो आपका आस पड़ोस होता है, स्कूल आप जाते हो वहाँ का एनवायरनमेंट, ये भी आपका जो है जिम्मेदार होता है। ये तीनों ही फैक्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके संपूर्ण विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्वेश्चन है आपका, प्याजे की थ्योरी से, प्याजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रियाओं को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या फिर अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं, यानी कि या तो वो नया कुछ सीखते हैं, नया स्कीमा का निर्माण करने का मतलब है नया कुछ सीख करके अपने स्कीमा में, स्कीमा क्या होता है, जनरली हमारे ज्ञान का भंडार, हमारा माइंड होता है पूरा, ठीक है, ठीक है। तो या फिर अपने स्कीमा में क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसमें चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका, जिसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, ठीक है। तो स्कीमा आई होप समझ में आया होगा, हमारे ज्ञान का भंडार होता है। कितनी भी मान लीजिए कुछ भी करते हैं, कैसे ब्रश करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें स्कीमा में हमारे स्टोर होती हैं। किस तरीके से हमें क्या करना है, एक तरीके से हमारे ज्ञान का क्या होता है, भंडार होता है, जो कि हमारे माइंड में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है आपका। जीन पियाजे से ही है। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें कठिनाई होती है, यानी कि वो क्या कर पाते हैं, लॉजिक रूप से सोच तो पाते हैं, लेकिन उनमें से लेकिन उन्हें जो है कठिनाई होती है। किस चीज़ में कठिनाई होती है, ये आपको इन चारों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ठीक है। ये आपका किस स्टेज में होता है, तो ये बच्चे जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, औपचारिक अवस्था में कर पाते हैं, ना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। तो ये पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी, सबके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए अभी तक जो भी क्लासेस करवाई मैंने, पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, एक पियाजे से, वाइगोत्स्की से, ठीक है, कोहलबर्ग से भी बनता है, लेकिन थोड़ा कम ही बनता है, लेकिन जेन पियाजे और वाइगोत्स्की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी मत छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग, देखिए कोहलबर्ग से ही क्वेश्चन आ गया, हम कोहलबर्ग की बात कर रहे थे। देखिए तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये तीनों को देख लेना। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं, यानी कि वो ये मानते हैं कि जो रूल्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं और निरपेक्ष होते हैं, यानी कि उनको जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ये उनकी ऐसी स्टेज है जिस अवस्था में जो बच्चे होता है वो यही मानते हैं कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, वो फिक्स्ड होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी समझ बढ़ जाती है तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ हम इन चीज़ों में चेंज भी कर सकते हैं ना। तो अभी ये कौन सी स्टेज की बात चल रही है यहाँ पर, तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। होप कि कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। अभी तक सीरीज में मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकार के रूप में भी जाना जाता है, तो समाज की बात हो रही है। आई होप कि सभी अपने आंसर तक पहुंच चुके होंगे। लेव वाइगोत्स्की जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने तीन बातें दी थी, SCL, S मीन्स सोसाइटी, C मीन्स आपका कल्चर, L मीन्स आपका लैंग्वेज, यानी कि भाषा, संस्कृति और समाज की बात कौन करता है, लेव वाइगोत्स्की करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे तथा कॉन्सेप्ट यानी प्रत्यय को समझ रहे हैं, ठीक है, वर्क में क्या कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, और कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ रहे हैं। शिक्षिका यानी टीचर यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे, यानी कि कुछ लोगों के वहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रही है आगे बढ़ने में, चीज़ों को सीखने में, ठीक है। तो वो क्या करती है, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है, उनकी हेल्प करती है तथा उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। यानी कि उसने क्या किया, टीचर ने देखा कि ये लोग जो है, कुछ लोग जो है उस ग्रुप में चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको वो हिंट दे देती है, हेल्प कर देती है ना। तो इससे जो है और फिर उनको जो है प्रयास करने देती है। कक्षा में वो कौन सी अवधारणा का यूज़ कर रही है यहाँ पर, वो आपको बताना है। तो आई होप ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड और सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ। बहुत बार मैंने करवा दिया है, 11वीं क्लास हो गई आज, और 11वीं क्लास में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। पार्ट जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार की मदद होती है जिसको हम पाड़ बोलते हैं। जब भी मान लीजिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई भी स्टूडेंट हो, या आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, तो कोई जब भी आपको हेल्प करता है तो वो आपको हेल्प का नाम ही आपका पाड़ रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। और ये किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है।
आपका। और देखिए मैं आपसे कह रही हूँ इतने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके, ये जितने भी देखिए जिसने भी इस सीरीज़ को इस क्लास 1 से फॉलो किया है वो सभी देख पा रहे होंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। और इतना मैं कह रही हूँ, अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो किया है तो आप सीडीपी में अच्छा स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अभी देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता। एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? जनरली ऐसी क्लास जहाँ पर जो है बच्चे एक्टिव होते हैं, जो बाल केंद्रित कक्षा होती है, बच्चों के अकॉर्डिंग वहाँ पर शिक्षा दी जाती है, वो हमारी प्रगतिशील कक्षा कहलाती है। इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, इसकी क्या-क्या विशेषता है वो आपको बताना है। शिक्षक की गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब यहाँ पर जो है बच्चे मान लीजिए कुछ ग्रुप में वर्क कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअल आपस में कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अलग-अलग वर्क कर रहे हैं तो अलग-अलग टीचर वहाँ पर जाकर के मूवमेंट कर के देख रहा है, ठीक है। तो वो हमारा गतिशीलता होता है। दूसरा लचीला समूहीकरण होता है, ठीक है। यानी कि बच्चों की अलग-अलग क्षमताएँ होती हैं, अलग-अलग उनकी, ठीक है। तो उसके अनुसार जो है उनको चीज़ें प्रोवाइड करना। बच्चों की स्वायत्तता यानी कि बच्चों पर जो है कंट्रोल नहीं करना, उनको अपने अकॉर्डिंग काम करने देना। बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। उनको जो है आप बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप हैंड से रिलेटेड यानी कि हैंड एक्टिविटीज़ दे रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1 सभी करेक्ट हैं। तो सभी करेक्ट कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। ये सभी आपकी प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है। यहाँ पर बच्चों के बारे में भला सोचा जा रहा है तो ऑब्वियसली ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से है, ठीक है। छोटी सी थ्योरी है, इन्होंने बुद्धि के जो 8 प्रकार बताए हुए हैं, मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ एक बार इस थ्योरी को देख लेना। मुझे ऐसा लगता है हर एक सेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लैंक की क्षमताओं में छवियों में हेरफेर करना, ग्राफिक कौशल और तर्क करना कुछ भी शामिल है जिसमें से 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे तो वो कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धि हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? छवियों में हेरफेर करना, ग्राफिक कौशल और तर्क करना भी शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? दूसरों को समझने की क्षमता, ठीक है। दूसरे व्यक्तियों को समझने की बुद्धि क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि ये आपका बॉडी से रिलेटेड होती है, ठीक है। तार्किक गणितीय बुद्धि ये आपका आप जो है माइंड से रिलेटेड होती है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन ये सारे चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। एक बार जो है आप गार्डनर की थ्योरी ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी है हमारा भाषा व विचार यानी कि हमारी लैंग्वेज, दूसरा हमारे विचार जो हमारे माइंड में आते हैं, ठीक है। उनका जो विकास है वो क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है, स्वतंत्र होता है। बिल्कुल गलत। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, अलग नहीं होता है। समाज से अलग होता है क्या? नहीं होता है ना। तीसरा क्या है? एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए भाषा और विचार बिल्कुल उनका जो विकास होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ना। देखिए हमारे अंदर देखिए हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं हमारे माइंड में, ठीक है। हम उनको डिलीवर किसके थ्रू कर पाते हैं? भाषा के थ्रू ही तो कर पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है? जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके केवल वर्ड आ गया। मैंने आपसे कहा था ओनली वर्ड वाला ऑप्शन आपका कभी सही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी कक्षा में यानी कि एक टीचर से कहा जाए अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन चारों में से वो आपको बताना है। डाइवर्सिटी का मतलब आई होप कि आप सभी जानते होंगे, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग विभिन्नताएं होना हम सभी के अंदर, है ना। अलग क्षेत्र से आना, अलग अलग भाषाएं बोलना, अलग अलग जो है क्षमताएं होना, ठीक है। ये सभी विविधता ही कहलाती है, ठीक है। तो इसके लिए इसको समायोजन के लिए क्या करना चाहिए? तो छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? स्टूडेंट की जो भी उनके कल्चर है, जो भी जिस सोसाइटी से वो आए हैं, जिस बैकग्राउंड के वो हैं, उसके प्रति हमें सेंसिटिव रहना है, ठीक है। उनके लिए क्या करना है? एक अच्छी फीलिंग लेकर के आनी है, अच्छे पॉजिटिव रहना है। उनके पास जो भी है, जिस भी संस्कृति से वो हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समान निर्देश देना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। हमें सभी देखिए सभी में विभिन्नताएं होती हैं, है ना। और हम सभी को समान निर्देश कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हर किसी को समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर कह रखा है कि व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी है, उनको इग्नोर करना है। तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया। छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना, देखिए उनको इग्नोर नहीं करना है। बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नॉमिनेशन करना कि इसके पापा ये करते हैं, इसके पापा ये करते हैं ना। किसी के पापा मान लीजिए पीओ हैं, किसी के पापा मान लीजिए वो है पियोन है, चपरासी हैं, किसी के क्लर्क है ना। तो उस तरीके से नहीं बुलाना है कि ये चपरासी का बेटा है। तो ये चीज़ गलत होती है। उस नाम से नॉमिनेशन नहीं करना है। तीनों ही यहाँ गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा पॉजिटिव है और सबसे बेस्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करवा भी चुकी हूँ कई बार, रिपीटेड क्वेश्चन है। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी कि असेसमेंट जो हम करते हैं, इवेल्युएशन जो हम करते हैं, उसका एम यानी उद्देश्य क्या होना चाहिए? जैसे कि देखिए हर चीज़ के पीछे एक उद्देश्य होता है ना। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जैसे कि हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, ओरली टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम वगैरह होते हैं, तो इनका एम क्या होता है? तो इनका एम होता है सीखने में वृद्धि करना, यानी कि जो भी वो सीख रहे हैं उसको बढ़ाया जा सके, उसमें वृद्धि की जा सके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
बाकी अदर ऑप्शन में अगर मैं आपको दिखाऊँ सारे नेगेटिव हैं। देखिए बच्चों का वर्गीकरण हमें नहीं करना है, उनका नामीकरण बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैंने आपको बताया कि ये होशियार बच्चे हैं या फिर ये इंटेलिजेंट हैं, ये इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर देखिए बच्चों में कॉम्पिटिशन को नहीं बढ़ाना होता है हमें, ठीक है। बच्चों में भय और तनाव पैदा करना, ये भी तीनों ही आपके नेगेटिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जब भी आपको कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा वर्ड दिख जाए या फिर भय या तनाव बच्चों में पैदा करना, ये सभी आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। और वर्गीकरण, नामीकरण ये बहुत पूछा जाता है और नेगेटिव वर्ड होता है, हमेशा गलत होता है। बच्चों कथन और तर्क वाला है। देखिए कथन क्या कह रहा है, बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमें अलग अलग जो है टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक टेक्निक्स जिसके द्वारा हम सिखा रहे हैं उस टेक्निक के द्वारा सारे बच्चे सीख जाएँ, है ना। तो अलग अलग टेक्निक्स का आप यूज़ करेंगे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, लर्निंग कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट, ये तो सही है। तर्क क्या कह रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, इवेल्युएट करने का एक तरीका काफ़ी नहीं होता है, हमें अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर यहाँ पर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है, यानी कि जो इंक्लूसिव स्कूल होता है उसमें क्या शामिल है। तो देखिए समावेशी इंक्लूसिव को भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है हर एक बच्चे को इंपॉर्टेंस दी जाती है, हर एक बच्चा इनके लिए ज़रूरी होता है, हर एक बच्चे की नीड के अनुसार उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, या हर बच्चे को समान मानते हैं, कहते हैं हर बच्चे को जो है शिक्षा लेने का अधिकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए नामीकरण और दोषारोपण को अपनाना, तो मैंने अभी आपको बताया था नेगेटिव होता है। पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, देखिए इसको पूर्वाग्रह या पक्षपात पढ़ के गलत मत कर देना, कभी कभी ऑप्शंस को पूरा पढ़ा करो, ठीक है, जिससे आप अपने सही आंसर तक पहुंच पाओ। उन पर सवाल उठाना, देखिए जब भी क्वेश्चन क्लास में जो है, ऐसी क्लास में जो है इन चीज़ों पर सवाल उठाए जाएंगे तो क्या होगा, हमें जो है विविधता को समझने में इससे मदद मिलेगी कि पक्षपात को क्यों करते हैं लोग, सवाल उठाए जाएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, है ना। तो जो है यहाँ से क्या आएगा, पूर्वाग्रह मतलब जो पुरानी सोच होती है उनके बारे में कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती, लड़कियां साइंस नहीं ले सकती, लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़के जो है खाना नहीं बना सकते, सब क्या है पुरानी सोचें होती हैं, है ना। तो ये इन चीज़ों पर सवाल उठाएंगे तो हमें विविधता को समझने में मदद मिलेगी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। बाकी मैं 3 की बात करती हूँ, यहाँ वर्गीकरण पृथक्कीकरण की बात की जाती है, ये भी हमारा नेगेटिव होता है। पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र को सख्त नहीं बनाना है और ना ही मानकीकृत, स्टैंडर्ड वर्ड आपको कहीं दिख जाए, सख्त चीज़ें कहीं दिख जाए, सजा आपको कहीं दिख जाए, पनिशमेंट देना, रटना, याद करना, ये सभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति, यानी कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है जो सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी। समावेशन का मतलब है उनको भी, जो वंचित समूह से बच्चे आते हैं उनको इंक्लूड करने में, शामिल करने में जो है मदद करेगी, वो रणनीति, वो स्ट्रेटजी आपको बतानी है। तो वंचित समूह से आने वाले बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल परसों भी करवाया था। ऐसे बच्चे जिनको जो है एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो है चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं, ठीक है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ना अच्छा होता है, उनको ना प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, ना उनको प्रॉपर फूड मिलता है, ना उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो ये वंचित समूह से वाले बच्चे होते हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 पढ़ते हैं, सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 ही मुझे सही लग रहा है। बाकी अभी और भी ऑप्शन देखेंगे, तो जितने भी बच्चे होते हैं ना उनकी बातों को धैर्यपूर्वक जब आप सुनेंगे तो उससे क्या होगा, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर सुना जा रहा है, हमारी सुनी जा रही है, हमें अच्छा, उनको अच्छा फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उनको इंक्लूड करने में, समावेशन करने में मदद मिलेगी। दूसरा क्या है, बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथक्कीकरण करना, कि बच्चों का कभी भी पृथक्कीकरण यानी कि सेग्रीगेशन नहीं करना होता है, ठीक है, कि आपने जो है कह दिया कि ये इसके योग्य नहीं है, ये पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं बोलना है। दूसरा, बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी रखना या उनको सजा वगैरह पनिशमेंट नहीं देना, अभी भी मैंने आपको बताया। स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सव केवल वर्ड आ गया, केवल उच्च उपलब्धि वाले यानी कि जो बहुत होशियार हैं उन्हीं को शामिल करना, ठीक है। तो ये भी गलत है, हमें सभी बच्चों को अधिकार देना है, सभी बच्चों को अधिकार है शिक्षा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान है। यानी कि टोटल यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि लिखने में आपको प्रॉब्लम है, लिखने में आप वर्ड्स को भूल जाते हैं, वर्ड्स को गलत कर देते हैं, या फिर आप धीमे लिख पाते हैं, ठीक है, या आप लिखने में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कुछ, तो ये सब किसी की पहचान होती है, वो आपको बताना है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया, इंग्लिश में, हिंदी में हम इसको कहते हैं लेखन वैकल्य। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुणज वैकल्य क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया, जैसे कि मैथ्स से रिलेटेड जो हम प्रॉब्लम होती हैं हमें, वो जैसे जोड़ने घटाने में मैथ्स से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक रचनावादी कक्षा कक्ष में ब्लैंक सीखने का केंद्र, यानी कि
रचनावादी कक्षा कौन सी होती है? जहाँ पर बच्चे एक्टिव होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कुछ जो है उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो देखिए यहाँ पर मैं देखूँ, ऑप्शन नंबर 1 है आपका अनुबंधन, यानी कि कंडीशनिंग, कंडीशन पर कार्य करना, तो ये तो आपका नेगेटिव होता है। रटना, याद करना, ये भी आपके नेगेटिव होते हैं। लास्ट अगर ऑप्शन मैं आपको बताऊँ, वेधन और अभ्यास करना, तो इससे भी हमारे अंदर क्या आती है, रटने की क्षमता होती है। जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, इट मीन्स हम उस चीज़ को रट रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही माना जाता है। बाकी इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। एक रचनावादी कक्षा में अर्थ निर्माण सीखने का केंद्र होता है। अगर आप चीज़ों का अर्थ निर्माण कर पा रहे हैं, वहाँ से आप उसका मीन्स सेंस लगा पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो उसका सीखने का केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इवन कुछ क्वेश्चंस जो है अभी भी बचे हुए हैं, बट क्लास ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए मैं 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड हैं, ठीक है, पहले भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसीलिए अब वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे।